ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग नाम क्या है सर? प्रोसेस कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो सर ये बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है? तो हम इस प्रोसेस कॉस्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माने और टेक्निकल है। मतलब इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा। आपको जरा भी समझ में ना आए तो बीच में बोल देना, वी विल टेक लॉट ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं यहाँ दो प्रोसेस बना रहा हूँ। ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। ये है प्रोसेस वन, यहाँ नाम लिख दिया हमने प्रोसेस वन, और एक हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस टू। सर प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज आती है? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की हमें जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। ये मैंने दो प्रोसेस बना दी, एक और प्रोसेस बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने तीन प्रोसेस बना दी। तो ये हो गई हमारी P3, प्रोसेस थ्री। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट वहां पर यूज किया जाता है जब एक प्रोडक्ट वेरियस स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल दिया था सर, आपने हमें गारमेंट्स इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो गारमेंट्स है, लेकिन गारमेंट्स बनने से पहले वो क्या होता है? कोई बताएगा कि गारमेंट्स, किसी को नॉलेज हो कि सर गारमेंट्स किससे बनता है? गारमेंट्स किससे बनता है? हम्म तो सर सबसे पहले तो एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक से ही बनता है ना। और तो सर फैब्रिक, ठीक है सर। और फैब्रिक से पहले भी क्या होता है? वो होता है यार्न, धागा। कॉटन कह लीजिए, थ्रेड कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस, फिर तीसरी प्रोसेस, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से धागा बनकर क्या होगा, एक प्रोसेस से निकलकर दूसरी प्रोसेस में जाएगा, और फिर सर क्या होगा, दूसरी प्रोसेस से निकलकर तीसरी प्रोसेस में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस का आउटपुट, यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और यहां से जो आउटपुट निकलेगा प्रोसेस टू से, वो प्रोसेस थ्री के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? यस सर, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर प्रोसेस से निकलने वाला जो आउटपुट है दूसरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, इनपुट होता है। तो जैसे थ्रेड है, फैब्रिक है, तो फैब्रिक की कटिंग होती है, स्विचिंग होती है, फिनिशिंग वर्क होता है। एक सेकंड में आ रहा, एक सेकंड। चलिए, तो सर आपने ये बोला कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस का इनपुट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या बोलती है कि हर प्रोसेस के एंड पर उसकी कॉस्टिंग आपको पता करना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या बोल रही है कि हर प्रोसेस के एंड पर आप मुझे बताइए, क्या यार्न को अकेले हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अकेले यार्न को बेच सकते हैं? क्या अकेले फैब्रिक को भी सेल कर सकते हैं? फैब्रिक के बाद गारमेंट्स। तो सर हर प्रोसेस की इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस होती है। जब उसकी सेलिंग प्राइस अलग से है, तो उसकी कॉस्ट भी अगर अपने को हर प्रोसेस के एंड पे पता चल जाएगी, तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि यार मुझे यार्न बनाने में फायदा मिल रहा है या फैब्रिक बनाने में या गारमेंट्स बनाने में? आप ऐसा डिसीजन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? ये तो एक और नहीं, और कोई इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिल्क। आप एक बहुत बड़े मिल्क की प्रोसेस करते हो, मिल्क के बाद आप अलग से प्रोसेस करके उसका, उससे बटर बना सकते हो। मिल्क से ही बटर बनता है। मिल्क की प्रोसेस करके आप कर्ड कर बना सकते हो। तो आपको डिसीजन लेना है,
सर हम अकेले मिल्क भी बेच सकते हैं, चीज भी बेच सकते हैं, बटर भी बेच सकते हैं, कर्ड भी बेच सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमने ये डिसीजन लिया कि हर प्रोसेस के एंड पर उसकी कॉस्टिंग को अगर हम पता कर लें तो हम उसकी सेलिंग प्राइस हमको पता चल जाएगी कि यार हमें अकेले मिल्क बेचने में बेनिफिट है, या हम कर्ड बना के सेल करें उसमें बेनिफिट है, या कर्ड ना बनाते हुए उसको और फर्दर प्रोसेस करके बटर बना के सेल करें। तो जब आप ये तीनों प्रोसेस के एंड पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, हर प्रोसेस के एंड पे हमें कॉस्टिंग पता करना बहुत जरूरी है। और ये बात भी कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस का इनपुट होगा, ये बात भी समझ में आ गई आप सभी को? ये बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि यही बात नहीं क्लियर होगी तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब सर आप एक बात समझाना चाह रहे हो कि प्रोसेस वन, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस वन, तो प्रोसेस वन की खुद की कॉस्टिंग होगी। तो सर कॉस्ट में क्या क्या लग सकता है? प्रोसेस वन में रॉ मटेरियल डाला जा सकता है, प्रोसेस वन में लेबर लगाई जा सकती है, सर प्रोसेस वन में ओवरहेड लगाए जा सकते हैं। यस सर, ये सारी चीजें हम उसमें लगा सकते हैं। और फिर इस प्रोसेस से जो भी आउटपुट निकलेगा वो कहां जाएगा? प्रोसेस टू में। ये बात भी समझ में आ गई सर कि एक प्रोसेस से निकल के प्रोसेस टू में वो माल जाने वाला है। अब क्या होगा कि यहां पर प्रोसेस वन का इनपुट आएगा, प्रोसेस टू में प्रोसेस वन का इनपुट आएगा, और हो सकता है कि प्रोसेस टू में हम कुछ और रॉ मटेरियल भी डाल रहे हो। आप मुझे बताइए, मिल्क के अलावा कर्ड बटर बनाने के लिए कुछ और भी तो इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते होंगे कि नहीं डालने पड़ते होंगे, कि सिर्फ मिल्क से ही बन जाता होगा? तो सर प्रोसेस टू में इटसेल्फ कोई रॉ मटेरियल डल सकता है, प्रोसेस टू की लेबर अलग हो सकती है, और फिर प्रोसेस टू से जो बाहर निकलेगा आउटपुट वो हमारा कहां जाएगा? प्रोसेस थ्री में। बात समझ में आ गई? और फिर हो सकता है कि प्रोसेस थ्री से वो क्या बन जाए? फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स। तो सर अल्टीमेटली आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक प्रोसेस से निकल के माल दूसरी प्रोसेस में जाता है, और दूसरी प्रोसेस से निकल के तीसरी प्रोसेस में जाता है, और हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में तीन ही प्रोसेस हो, और तीसरी प्रोसेस से वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगा। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई सर, ये बात तो आपने बिठा दी। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है सर? इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब इसको मैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। एक कंपनी है, उसने टेबल बनाना है, टेबल चेयर बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा आप कनेक्टेड फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा। हम्म, जल्दी लिख दो बेटा। वुड बोल रहे हैं कई लोग, कोई लोग फेविकोल बोल रहे हैं। हम्म, सर टेबल बनाने के लिए वुड हमारे लिए क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ये लकड़ी की बहुत बड़ी हमारे पास शीट है, लकड़ी को काट के हमने एक बहुत बड़ी प्लाई वगैरह समझते होंगे ना आप, वो हमारे पास है। अब हम बहुत बड़ी हमारे पास है, और हमारे पास उसके लिए कारीगर है जिसको हम लेबर बोल रहे हैं। उन लोगों ने इस वुड के ऊपर काम करना है, और उससे हमको टेबल बना के देना है। अब पूरी भूमिका समझना। हमने उस लेबर से पूछा कि यार एक टेबल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। उसने हमको बताया 2 आवर।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 टेबल को बनाने में कितने घंटे लगना चाहिए ये आपको पता होगा। हमको महीने में 10 की जगह हम 25 टेबल ले लेते हैं, 25 टेबल हमको बनाना है। तो ये तो हमको पता है कि सर 25 टेबल को बनाने के लिए 25 × 2 50 आवर लगेंगे, 25 टेबल। अब ये हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया कि सर हमको 25 टेबल बनाना है और उसके लिए हमको 50 घंटे की जरूरत है। अब ये जो लेबर है ये 25 टेबल बनाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये 50 घंटे जो है, एक दिन में 50 घंटे तो नहीं होते ना, एक दिन में तो 24 आवर होते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अभी हमको 3 दिन काम करना है, 3 डेज अभी काम करना है, और 3 डेज में हमारे पास 25 आवर हम काम कर सकते हैं, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। तो बताइए कितने टेबल बना सकते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, अभी उन्होंने बोला कि हम 25 घंटे अगले 3 दिन में काम करने का हमारा प्लान है, फिर हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। आप पहले बताओ कि कितनी कंप्लीटेड यूनिट बना सकते हैं, इतना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप, तो सर देखा जाए तो अभी 12.5 मतलब टेबल बना सकते हैं। अगर बिल्कुल हिसाब से देखें, 25 टेबल को बनाने के लिए 50 घंटे लगते हैं, तो 25 आवर में ये 12.5 मतलब 12 पूरे बना लेंगे और एक आधा बना सकते हैं। लेकिन लेबर ने क्या दिमाग लगाया, बोले अपने को बनाना तो पूरे 25 है, एक काम करो ना, पूरे 25 टेबल पे काम स्टार्ट कर दो। 25 टेबल को एक साथ बनाना शुरू करेंगे, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। हमने तो क्या किया, एक बड़ी शीट काटी और 25 टेबल के हिसाब से उसकी लकड़ी काट ली, और हमने एंड में पता किया कि हमने 30% काम कंप्लीट कर लिया। ये लेबर ने अंदाजा लगाया, 30%, 25 टेबल पे एक साथ काम करना शुरू कर दिया। तो क्या अभी सारी की सारी टेबल पूरी बन गई है या नहीं बनी है? सारी टेबल तो नहीं बनी है ना। तो लेबर ने क्या किया, 25 टेबल के ऊपर काम करना किया, और 25 टेबल 30% बन गई। तो अगर हम ये देखें कि अगर वो 30% काम कंप्लीट नहीं करते और पूरी टेबल ही बनाते, जो 30% उन्होंने एफर्ट डाला उसकी जगह पूरी ही टेबल बनाते, तो बताइए वो कितनी टेबल को बना लेते। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, अगर वो 30% 25 टेबल पे एफर्ट ना डालते और पूरी पूरी टेबल बनाते, तो हम ये कह सकते हैं कि सर वो 25 टेबल मल्टीप्लाई 30% कर दें, कम से कम 7.5 यूनिट वो बना लेते, जिसमें 7 पूरी और एक आधी। ये बात समझ में आ गई? ये बात कितनों को समझ में आ गई? वो हैंड रेस कर दें सबसे। मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि उन्होंने क्या किया, 25 टेबल के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम किया, उसकी शीट काट ली, उसके पहिए लगा दिए, उसके ऊपर फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो पूरी टेबल एक भी नहीं बना पाए, क्योंकि वो तो एक साथ सारी 25 बनाना चाहते हैं। अगर इंस्टीड ऑफ दैट वो 25 टेबल ना बनाते हुए ये जो 30% एफर्ट दिया, 25 टेबल के ऊपर ना देते हुए 7.5 टेबल के ऊपर देते, तो वो 7 टेबल पूरी और एक आधी टेबल बना लेते। इसी को हमने बोला है इक्विवेलेंट यूनिट। बात समझ में आ गई? कितनों को ये बात पूरी समझ में आ गई कि सर वो 25 टेबल के ऊपर 30% काम करने की जगह अगर पूरा काम 7 टेबल और आधे 7 टेबल पे करते तो 7 पूरी बन जाती और आधी बन जाती। तो अभी मुझे बताइए, अब उनको नेक्स्ट ईयर कितना परसेंट काम और कंप्लीट करना पड़ेगा? मैं अब आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट ईयर, ये ईयर खत्म हो गया, तो सर आप खुद बोलोगे सर नेक्स्ट ईयर में उनको 70% काम करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर का इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा नेक्स्ट ईयर का? तो आप बोलोगे सर 25 पे 30% काम पहले हो चुका था,
इस बार 70% काम करेंगे। इसका मतलब उन्होंने 17.5 यूनिट, फुल 17.5 यूनिट के ऊपर काम किए। और अल्टीमेटली हमारा टोटल प्रोडक्ट, टोटल कभी भी जितना मैन्युफैक्चरिंग होना है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये समझाने की बात समझ में आई सिंपलीफाई लैंग्वेज में, कि 25 यूनिट के ऊपर काम हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 25 टेबल पे जो थोड़ा 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 काम किया, एक्चुअल में उन्होंने 7.5 यूनिट बनाई है। लास्ट ईयर उन्होंने 7.5 यूनिट बनाई है, और नेक्स्ट ईयर 17.5 यूनिट बने। बात समझ में आ गई हो तो बोल देना हाँ सर क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या सिर्फ लेबर आर लगती है? नहीं सर, उसको बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल भी लगता है, उसको बनाने के लिए लेबर भी लगती है, उसको बनाने के लिए ओवरहेड भी लगते हैं। तो अब हम यही एक एग्जांपल इन तीनों में से ले रहे हैं। अब सोचिए, आपको एक ऑर्डर मिला है कि आपने बल्क में 1,000 यूनिट बनानी है। 1,000 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है सर, 1,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन करना है। अब हमने सारी लेबर को बोल दिया कि यार अपने को 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो लेबर ने बोला कि ठीक है, अच्छा इसके ऊपर रॉ मटेरियल लगेगा। तो लेबर ने बोला अच्छा 1,000 यूनिट एक साथ ऑर्डर पूरा करना है ना? उन्होंने बोला हाँ एक साथ पूरा ऑर्डर करना है। तो सारी लेबर ने मिलकर क्या शुरू किया, जनवरी के महीने में काम स्टार्ट कर दिया, वर्क वर्क को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो भी मटेरियल लगना था वो 1 यूनिट के ऊपर ना बनाते हो 80% मटेरियल पे काम कर लिया, और 60% लेबर पे काम कर लिया, मतलब 60% लेबर लगा दी। तो अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल और लेबर के लिए बताए तो कितना बताएंगे? इक्विवेलेंट, EQUP, है ना, शॉर्ट में लिख। तो सर आप क्या बोलोगे कि सर 1,000 यूनिट के ऊपर उन्होंने 80% मटेरियल लगा दिया, तो इसका मतलब उन्होंने 800 यूनिट के इक्विवेलेंट माल कंप्लीट कर लिया, और लेबर के लिए उन्होंने 600 यूनिट के ऊपर काम कर दिया। काम तो उन्होंने पूरा 1,000 यूनिट के ऊपर किया था, लेकिन 1,000 यूनिट पूरी नहीं बनाई है, 80% मटेरियल लगा दिया। मतलब या वो ऐसा कर सकते थे कि 200 यूनिट के ऊपर काम ही नहीं करते, पूरी 800 यूनिट के ऊपर पूरा मटेरियल लगा देते, और 600 यूनिट का लेबर लगा देते। अब मुझे बताइए फरवरी में उनको मटेरियल पे कितना काम करना पड़ेगा? मटेरियल पे कितना काम करना पड़ेगा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप खुद बोलोगे सर मटेरियल के रिस्पेक्ट में 200 यूनिट पे काम करना पड़ेगा, और लेबर पे 400 करना। ये बात आप अच्छे से बता, कितनों को ये बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई कि सर हमने लास्ट, इसी को हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसको आपने समझना है। कितने लोगों को फीफो मेथड बहुत अच्छे से पता है? फीफो मेथड, फीफो मेथड का क्या मतलब होता है? क्योंकि फीफो मेथड से ही इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट, ठीक है। जो पहले यूनिट थी उसको हम, ऐसा सोचो कि आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन, और जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है।
तो आपने रॉ मटेरियल कहां पे रखा होगा? स्टोर में रखा होगा। तो अब स्टोर से प्रोडक्शन पे माल जाएगा, तो पहले ओल्ड माल को यूज करना चाहोगे या न्यू माल को यूज करना चाहोगे? क्या लगता है आप लोगों को? तो सर हम सब समझदार हैं। कोई भी पर्सन क्या करना चाहेगा, पहले जो उसके पास ओल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसी को क्या करना चाहेगा, वो यूज करना चाहेगा। न्यू तो नहीं यूज करना चाहेगा कि ताजा माल पहले फैक्ट्री में भेजोगे। ऐसा काम तो नहीं करोगे ना। और आपने सर हमको एक बात और बताई कि एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होता है? इनपुट होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि सर एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट होता है। ये बात दोनों समझना इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, कि प्रोसेस का जो आउटपुट है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होता है? इनपुट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। हम ये डेटा ले रहे हैं प्रोसेस वन का। प्रोसेस वन के ऊपर WIP का मतलब समझते हैं? WIP का मतलब आप फुल फॉर्म जानते होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? ठीक है। तो सर वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास है गुड्स पड़ा हुआ है। अब आपको एक डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास 1,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक WIP पड़ी हुई है, और हमने न्यू इंट्रोड्यूस की है, न्यू इंट्रोड्यूस 1,500 यूनिट। मतलब आप सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ी मशीनरी है। थोड़ा लॉजिकली समझने के लिए मैं चित्र बना दे रहा हूं। ये एक मशीनरी है। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि आप थोड़ा सा उसको ज्यादा बेटर समझ पाओ। ये एक मशीनरी है, इसके अंदर ऑलरेडी 1,000 यूनिट पड़ी हुई है। ईयर एंड खत्म हो गया था लास्ट ईयर की, ये वो 1,000 यूनिट, और आप 1,500 यूनिट और डाल रहे हो। आपने इस 1,500 यूनिट और 1,000 यूनिट के ऊपर काम करना शुरू किया। काम शुरू किया और कुछ इसमें से माल बन गया, और एक प्रोसेस से उठा के दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। और जब ट्रांसफर करने के बाद स्टॉक को काउंट करने की बारी आई, तो आपने एंड ऑफ द ईयर यह पता किया कि आपके पास तो केवल 200 यूनिट पड़ी हुई है। तो कितनी यूनिट कम दिख रही है? आप सबसे पहले तो ये बोलो, ये बताओ कितनी यूनिट कम दिख रही है आपको भी यहां पर? तो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आंसर देना। तो सर आप तो बच्चों जैसी पढ़ाते हो हमको, बिल्कुल बेटा आसान भाषा में पढ़ाते हैं। 1,000 थी सर, 1,500 और डाली, 2,500 में हमारे पास टोटल 2,500 थी, और एंड में काउंट की तो 200। इसका मतलब 2,300 यूनिट अभी हमको दिख नहीं रही है। तो इस 2,300 यूनिट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ट्रांसफर हो गया होगा, ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट प्रोसेस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कुछ ट्रांसफर हुआ और कुछ लॉस हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि हाँ सर, आप सही बोल रहे हो कि शुरू में 1,000 यूनिट पड़ी थी, आपने 1,500 यूनिट और डाल दी, तो टोटल मिला के हो गई 2,500 यूनिट। और इस 2,500 में से एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 200 यूनिट पड़ी है। इसका मतलब 2,300 यूनिट क्या हो सकती है? या तो ट्रांसफर हो सकती है पूरी की पूरी, हमने नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दी हो, यह पॉसिबिलिटी है। या ऐसा हो सकता है कि 2,000 ट्रांसफर की है और 300 क्या है, स्क्रैप। यही पॉसिबिलिटी है। अभी सर सेल की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं, अभी तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में माल जा रहा है। तो अभी बेचने की बात तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो खुद बोल रहे हैं ना कि हम तो अभी दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। अभी सेल करने की बात ही नहीं करी हमने।
तो हम सेल करने के बारे में एग्जांपल नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई बेटा? ये लिंक बिठा के चलना पड़ेगा आपको। जरा सा इसमें आपकी मिस्टेक हुई, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान से देख लो, कोई जल्दबाजी में नहीं हूं मैं कि सर शुरू में 1000 यूनिट थी, 1500 यूनिट का इंट्रोडक्शन किया, टोटल 2500 हो गई। ईयर में मशीनरी में जाके काउंट किया तो पता चला 200 यूनिट है, इसका मतलब 2300 है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि या तो हमने 2000 ट्रांसफर कर दिए और 300 का लॉस हो गया। लेकिन अभी पहले एग्जाम्पल में मैं लॉस को कंसेप्ट नहीं ले रहा हूं। पहले एग्जाम्पल में मैं मान रहा हूं कि हमने 2300 को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो सर फिर से लिख दो यहां पे, बहुत टेक्निकल टॉपिक है इसलिए ध्यान से समझना। ओपनिंग यूनिट 1000 ऐड कर देंगे, न्यू यूनिट कितनी हो गई, 1500। तो इसका लगा दिया टोटल, तो ये हो गया 2500। इस 2500 में से लेस कर रहा हूं क्लोजिंग। क्लोजिंग हम कितनी बता रहे हैं, 200। तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो कितना है, 20। कितनों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? ये बात समझना बहुत जरूरी है, इतनी बात। अब इसके बाद और शुरू होगा कहानी, इसके बाद असली कहानी शुरू होगी कि सर टोटल 2300 ट्रांसफर हुई है। अब अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करूं तो बताओ पुरानी वाली कितनी ट्रांसफर करी होगी और नई वाली कितनी ट्रांसफर करी होगी, आपको ये बताना है। ये बात आपने बता दिया तो आप थोड़ा समझ गए इस एग्जाम्पल में। ये इस एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे सर आप भी अच्छे मजे लेते हो, आपने लिखा तो है, ये आपने बनाया। ओल्ड कितनी पड़ी थी सर, 1000 पड़ी थी। तो न्यू वाली कितनी ट्रांसफर करी होगी, ये बात भी समझ में आ गई। ओपनिंग 1000 थी तो आप ही तो बोल रहे हो फीफो मेथड। आपने बोला ना फीफो मेथड, 2300 ट्रांसफर करी तो 1000 ये वाली करी होगी। ये वाली जो ओपनिंग पड़ी थी, ये निशान लगा लगा के मैं बता रहा हूं आप, ये वाली, ये ओल्ड, और ये न्यू वाली कितनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? आगे बढ़ जाए। अब एग्जामिनर ने आपको एक डेटा दे रखा है कि जो ओपनिंग यूनिट है वो 80% कंप्लीटेड थी। 80%, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि लास्ट ईयर इसके ऊपर 80% काम कंप्लीट हो चुका था। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सर 80% दिया हुआ है कंप्लीटेड। ओपनिंग का मतलब यही होता है ना कि पिछले साल का डेटा है, यही होता है ना। और इसके अलावा तो कुछ नहीं समझते ना, यही आप समझोगे ना कि लास्ट ईयर इसके ऊपर 80% काम हो चुका था, तो इस साल कितना परसेंट करना पड़ेगा, 20% करना पड़ेगा। और एग्जामिनर आपको दे रहा है कि 70% जो है वो क्लोजिंग यूनिट पे काम हो चुका है। ओपनिंग में कितना काम हो चुका है, 80%, और क्लोजिंग पे 70% काम हो चुका है। एग्जामिनर ने आपको ये दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फिर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन कराऊं। सबसे पहले तो मुझे बताओ ट्रांसफर कितनी हुई है, बस आप बताते जाओ ट्रांसफर कितनी करी है। सर टोटल ट्रांसफर करी है 2300। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं
हम प्रोसेस वन से जब प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रोसेस वन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा या कुछ बचा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉजिक से बताना। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हम प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का काम उसमें कंप्लीट हो चुका होगा या कुछ बचा होगा? बस थोड़ी सी इस बात को ध्यान से सुन के बताना। सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसका मतलब उस प्रोसेस का काम तो कंप्लीट हो चुका है, तभी तो दूसरी प्रोसेस में डाल रहे हो। तो सर हमेशा जो ट्रांसफर होगा उसको हमेशा 100% कंप्लीट माना जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात मेरी लाइन को सुन के बोलो कि यस सर, एक प्रोसेस से जब दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया, तभी तो दो में जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का काम पेंडिंग हो और दो में जा रहा हो। क्या ऐसा होगा? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं सर, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है। तो ट्रांसफर यूनिट हमेशा क्या होगी? 100% कंप्लीट मानी जाएगी। ये बात याद रख पाओगे लॉजिक से? अभी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बचा, इसका मतलब उस पे काम अभी बचा हुआ, तभी तो यहां पे पड़ा है ना। क्लोजिंग कितनी है मेरी इस क्वेश्चन में? क्लोजिंग कितनी है? 200 है। लेकिन वो 200 को अगर इक्विवेलेंट में डालना हो तो कितना परसेंट काम कंप्लीट किया उस पे? 70%। तो इसका मतलब सर 2300 के तो 100% हो गया, 2300 और 200 का 70%। तो ये जो निकल के टोटल आएगा, 2300 प्लस 140, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट यूनिट। बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझाने के लिए इतनी कहानी जो मैंने आपको बनाई है, ये सिर्फ इतना सा समझाने के लिए बनाई। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज कर रहा हूं दूसरे एग्जांपल के साथ में। क्वेश्चन यही कॉपी कर रहा हूं ताकि आप लोग बताओगे ये कंट्रोल सी किया मैंने, ये नीचे आ गए, ये पेस्ट कर दिया। एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि जो रॉ मटेरियल है, वो ओपनिंग जो है वो 90% कंप्लीट है। क्लोजिंग जो है वो रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए 80% है, और क्लोजिंग लेबर के लिए 40% कंप्लीट। आपको ईयूक्यू, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लेबर में भी बताना है और मटेरियल के लिए भी बताना है। आपको मौका दिया करने को, 1 मिनट का मौका दिया, सोचो। तो सर इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? ट्रांसफर लिख लेना चाहिए। बेटा ट्रांसफर कितना किया है सर? 200 क्लोजिंग है तो 2300। एक कसम खा लेना है अपने को, ट्रांसफर के सामने लिखना है 100% यूनिट। ट्रांसफर के साथ में क्या लिखना है? 100% यूनिट। ट्रांसफर तो हमेशा पूरा होता। अब हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है सर? 200। तो सर यहां पे लेबर का अलग से बनाएंगे
और रॉ मटेरियल का अलग से बनाएंगे। रॉ मटेरियल का अलग से बना लिया और लेबर का अलग से बना लिया। बताओ दोनों का अलग से क्यों बनाया? क्योंकि दोनों का परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन अलग अलग है। तो सर रॉ मटेरियल के सामने कितना परसेंटेज कम था, कंप्लीटेड था 80%। तो सर 200 का 80% लिखो यहां पे पहले। तो 200 का 160। यहां तो पूरा ही लिखना है सर। रॉ मटेरियल जो ट्रांसफर होता है उसमें तो पूरा लिखना है। लेबर में कितना लिखें सर? 40%। तो यहां पे अपन ने 40% लिख कर बना लिया। तो 40% कितना हुआ? 40% हो गया सर 200 का। 40% कितना होता है? 80। तो सर यहां लिख दिया अपन ने 80। तो इसको यहां लिख दिया अपन ने 80। ठीक है। और यहां तो 100% लिखना है। तो ये लिख दिया अपन ने 2300। और यहां पे भी लिखना 100 पर। और नीचे लगा देना है टोटल। ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर ये टेबल को बनाकर आप कॉपी पेन पे कर लो, बात एक ही है। लेकिन अगर आप ऐसे टेबल बनाओगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इक्विलिटी। क्लियर है ये बात? कि सर रॉ मटेरियल का इस तरीके से बनाना है। तो ट्रांसफर जो भी होता है वो क्या है, इस तरीके से किया जाता है। कितनों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? अभी इसमें हम फीफो और वेटेड एवरेज को अलग से समझेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से समझाया है। नॉर्मल तरीके से अभी मैंने आपको इसमें फीफो और वेटेड एवरेज अलग से नहीं समझाया, क्योंकि अभी मैं फीफो और वेटेड एवरेज को दोनों को एक साथ समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि सर इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर है? कितने लोगों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई? वो एंट्रीज कर दे कि हाँ सर ये बात समझ में आएगी। अब कॉन्सेप्ट आता है फीफो वर्सेस। यही क्वेश्चन टेक्निकल लग रहा होगा आपको ये पॉइंट, की नहीं लग रहा है? फीफो वर्सेस वेटेड। अब एवरेज में कभी भी बाइफरकेशन नहीं किया जा सकता। एवरेज में कभी भी बाइफरकेशन नहीं किया जाता। एवरेज में सिंपल बात देखी जाती है, कितना ट्रांसफर किया और कितना बचा। तो इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज। हमने कहीं बाइफरकेशन नहीं किया। हमने बोला ट्रांसफर कितना किया है उतना पूरा का पूरा लिख दो। अभी हम जो कोर्स में है वो आपके फीफो और वेटेड एवरेज है। इस मेथड को बोल रहे हैं वेटेड एवरेज। क्या मैंने इस 2300 ट्रांसफर को बाइफरकेशन करके समझाया है कि आपको अभी, कि 2300 में नया कितना था पुराना कितना था, ये सब समझाया है क्या अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में? नहीं समझाया। अब मैं आपको फीफो मेथड बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ सर ये ट्रांसफर में से ओल्ड ट्रांसफर कितना था, ओल्ड कितना था? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ओल्ड। तो आप बोलोगे सर ओल्ड था 1000। न्यू कितना था? न्यू आप लिखोगे 1300। क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग 200। टेली हो गया बेटा 2500। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ सर टेली कर लिया हमने। सर ये 2500 क्या टेली कर रहे हो बेटा? ओपनिंग प्लस 1500 मिला के 2500 हुआ ना, टोटल टेली करना आना चाहिए।
अब मुझे बताओ, मैंने लिखा ओपनिंग 90% कंप्लीटेड था, इसका मतलब 90% इस साल काम हुआ है या पिछले साल काम हुआ है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताओगे। लास्ट ईयर, तो इस साल कितना काम करना पड़ेगा? बस ये बता दो। तो सर इस साल काम करना पड़ेगा रॉ मटेरियल पे। इस यूनिट के ऊपर 10% काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने लिखा है कि ओपनिंग जो है वो 90% काम कंप्लीटेड था, मैंने ये लिखा ना ओपनिंग 90%। तो मैंने अकेले 90 लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि रॉ मटेरियल में 90 और लेबर में 90, लेबर में अलग, एक ही लिखा है ना। तो सर ओपनिंग पे यहां लिख दो 1,000 का 10% 100। न्यू तो हमेशा 100% ही काम होगा इस साल, तो यहां लिख दो 1,300। क्लोजिंग पे कितना काम किया सर आपने? 80%, यहां लिख दो 80%। तो ये कितना हो गया? 160। अब ऐसे ही लेबर पे आते हैं। लेबर पे मैंने ओपनिंग केवल ये लिखा 80%, ये सब ये क्लोजिंग का डेटा है ना, ये क्लोजिंग का है। तो ओपनिंग 80% लिखा, तो लेबर पे कितना करना पड़ेगा मुझे बताओ। वापिस से लेबर पे भी 100 ही आएगा सर, और जो फ्रेश ट्रांसफर किया वो 1,300। और क्लोजिंग, क्लोजिंग लेबर में कितनी है? 40% है, तो 200 का 40% है ना। 200 का 40%, टोटल लगा दो बेटा। इसका टोटल लगाया 1,560, और इसका टोटल लगाया 100 प्लस 1,300 प्लस, ये हो गया फीफो मेथड। अब आपके सामने दोनों मेथड रखी हुई है। ये हो गई आपकी फीफो मेथड, और ये हो गई आपकी वेटेड। ध्यान से देख लो बेटा इसको। बुक में इसकी थ्योरी में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन आपको मेरे तरीके से ही आएगा। क्लियर है बात? फिर से समझ लो बेटा, कितनों को समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आपके पास लास्ट ईयर का 1,000 यूनिट पड़ा हुआ था, आपने बोला सर 90% कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब लास्ट ईयर 90% काम हो चुका है। इस साल कितना काम करना पड़ेगा? 10%। तो सर पहले आपने 1,000 और 1,300 अलग अलग क्यों किया? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, फीफो मेथड। फीफो मेथड बोल रहा है कि 2,300 ट्रांसफर किया, लिख रहे हैं ना। 1,000 प्लस 1,500 2,500, 25 में से 200 बचा है, तो 2,300 आपने ट्रांसफर किया, और 2,300 में से 1,000 पुराना किया होगा, 1,300 नया वाला किया, तो 1,000 पुराने पे ऑलरेडी पिछले साल 90% काम हो चुका है। सो 1,000 का 10% 100, 1,000 का 10% कितना होता है? 100। ये लिख लिया। न्यू कितना? न्यू में तो पूरा काम इसी साल होगा, पिछले साल तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपने तो खुद ही बोला है कि सर पिछले साल 1,000 यूनिट पे काम हुआ था, नई वाली 1,300 है, और जब नई यूनिट पूरी ट्रांसफर कर रहे हैं तो 100%। खुद बोल रहे हैं कि क्लोजिंग यूनिट जो अभी उसके ऊपर 80% रॉ मटेरियल लग गया, तो रॉ मटेरियल पे 80 लगा दिया। ये 200 पे 80%, तो 200 का 80% 160। और सर आप बोल रहे हो लेबर 40% हुई है, तो 200 का 40% कितना होता है? 80। यहां 100 क्यों लिखा सर? बेटा 1,000 मैंने यहां पे लिखा है ना ओपनिंग 90%, इसका मतलब रॉ एंड लेबर दोनों पर, ये और भी लिख देता हूं, रॉ एंड लेबर दोनों पर मैंने 90% काम किया। बात समझ में आ गई हो? तो फीफो और वेटेड एवरेज में हमने डिस्टिंग्विशमेंट किया। अब सर वेटेड एवरेज में आपने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वेटेड एवरेज में हम एवरेज ले लेते हैं, तो हम ये मानते ही नहीं है कि लास्ट ईयर
जब हम अलग से बाइफरकेशन ही नहीं कर रहे तो हम तो मान रहे एवरेज किया भैया, एवरेज ट्रांसफर, सीधी बात है। इसमें ओपनिंग का बाइफरकेशन नहीं किया, 2300 पूरी ट्रांसफर करी, जो भी फ्रेश ट्रांसफर होगी 100%, जो क्लोजिंग है उसके ऊपर दी। तो एग्जाम आपको कौन सी मेथड ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है? कौन सी मेथड ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है? फीफो की? दोनों ही सरल है। तो ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो बेटा एक बार। क्या किया सर आपने, फिर से समझा दो। ओपनिंग यूनिट थी, मतलब हमारे पास, आप ओपनिंग का मतलब समझते हो कि नहीं? ओपनिंग का क्या मतलब होता है? ओपनिंग मतलब पिछले साल कुछ काम हो गया होगा, इस साल अभी उस पर बाकी है। तो जब हमने फैक्ट्री मैनेजर से आके पूछा कि यार ये 1000 यूनिट क्या, तो फैक्ट्री मैनेजर बोला कि सर इस पे ना ऑलरेडी 90% काम हम लास्ट ईयर काम कर चुके हैं, ईयर एंड हो गया था, अब हम इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। हर साल आप अपनी बुक्स क्लोज करते हो ना? तो अच्छा, आपने बोला ठीक है, तो इसका मतलब इस साल हमें क्या करना पड़ेगा? 90% लास्ट ईयर। सर हम क्लोजिंग में 60 क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे 40 लिखा है, क्योंकि बेटा क्लोजिंग मतलब करंट ईयर की यूनिट, तो करंट ईयर 40 हुआ, बताइए अगले साल क्लोजिंग पे कितना यूनिट काम होगा नेक्स्ट ईयर? ये जो है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी? ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो सर अगर इस साल हमने इसके ऊपर 40% काम कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर कितना करेंगे? 60%। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको आज पूरा डिटेल में समझाया, और हमने सोचो इसको समझने के लिए शुरुआत कहां से करी। अब देख रहे हो ये यहां से, मतलब अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होता तो शायद, अगर ये ना पता हो कि इसका इसमें और इसका इसमें, और उसके पहले भी हमने एक और भूमिका बनाई, ये टेबल चेयर, तब जाके आपके दिमाग में वो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बैठा होगा। फिर उसके बाद हमने टेबल बनाया। इस पूरे लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखो बेटा, तभी जाके आगे समझ में आएगा, अदरवाइज। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सॉफ्टवेयर में से समझ में आएगा। तो हमने